हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता अपनी बहू जानकी और बेटी विनोद के साथ रहा करती। सरिता एक धार्मिक औरत थी और जगह जगह तीर्थ यात्रा कर चुकी थी। तो वहीं सरिता की बहू, जो कि एक घरेलू औरत थी, लेकिन उसे पूजा पाठ भगवान में आस्था नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सरिता अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसका बेटा विनोद आता है और कहता है, माँ, आज मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया माँ। मैं तो मौत के मुंह में जाके वापस आ गया हूँ। ऐसा लगता है किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बचा लिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरे घर के चिराग को बचा लिया। बेटा, तू ठीक तो है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी भक्ति और साधना ने मुझे बचा लिया, जो मैं यहाँ सही सलामत बैठा हूँ। लगता है स्वयं भोलेनाथ ने मेरी रक्षा की है। नहीं बेटा, मेरा कुछ कहने या करने से अगर कुछ होता तो मैं अपनी बहू का मन सबसे पहले बदल देती। खैर छोड़, उसकी मर्जी। जब सही वक्त आएगा तब सब सही होगा। वैसे जिस बहू की आप बात कर रही हो, आखिर वो है कहाँ? अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? विनोद के कहने भर की देरी थी कि तभी वहाँ जानकी आती है और अपनी सास और पति से कहती है, मैं किचन में थी और मैंने आपकी और माँ जी की सारी बातें सुन ली हैं। अब मैं कुछ कहूँ आप दोनों से? हाँ, कहो। माँ जी, हम सबके साथ जब भी कुछ होता है आप हमेशा बोलती हो सब भगवान की मर्जी है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। ऐसा क्यों? बहू, तू भी उसकी मर्जी से ही इस दुनिया में आई है और हम सारे इंसान भी अगर उसकी मर्जी ना हो तो हम यहाँ सांस भी नहीं ले सकते। माँ जी, आप भी ना बड़ी भोली हैं। क्या आप भी हमेशा भगवान भगवान करती रहती हो? आप हमेशा पत्थर की मूर्ति की पूजा करके इतना खुश कैसे हो सकती हो? मुझे यकीन नहीं होता। तू नहीं समझेगी बहू। जब तुझे इन सब का पता लगेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सुन विनोद, मुझे बनारस जाना है। टिकट करवा दे बेटा। कुछ दिन सुकून से भगवान की आराधना करूंगी। ठीक है माँ, चली जाना। लेकिन माँ, अभी अभी आप काशी की यात्रा करके आई हो। अरे कुछ दिन आराम कर लो, तबीयत खराब हो जाएगी माँ। कुछ दिन रुक के फिर चली जाना आप। नहीं बेटा, अभी अभी तेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, इसलिए मुझे भगवान जी को शुक्रिया बोलना है। लेकिन माँ, आप यहाँ रह के भी तो कर सकती हो ना। और भोलेनाथ आपकी प्रार्थना यहाँ से भी सुन सकते हैं। अरे वो तो हर जगह होते हैं, आपकी सुन लेंगे माँ। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत आ गई है माँ? बेटा, मेरी ये दिल की तमन्ना है। मैं 4 धामों की यात्रा करना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए 4 धाम की यात्रा मैं जल्द से जल्द पूरा करना चाहती हूँ। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो आप? आपको क्या है इतनी जल्दी यात्रा पे जाने की? और ऐसा मत बोला करो यार माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। हाँ, क्योंकि आखिरी यात्रा मैं अपनी प्यारी बहू के साथ करना चाहती हूँ। क्यों बहू, ले चलेगी ना मुझे केदारनाथ? तेरे ही भरोसे मैं केदारनाथ जाऊंगी। माँ जी, आपको सब मालूम है, तब भी आप मुझसे ऐसे उम्मीद रख रही हो। नहीं माँ जी, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। अगर आपको जाना है तो आप शौक से जाओ, लेकिन आपके इन सब पूजा पाठ में मुझे मत लेकर जाइए। बेटा विनोद, अब तू 2 टिकट करवा बनारस की। मेरे साथ बहू भी जाएगी अब। और सुन बहू, मैं चाहती हूँ तू इस बार मेरे साथ बनारस और केदारनाथ चले। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। जानकी के लाख मना करने पर भी सरिता अपनी बहू जानकी को लेकर जाने की तैयारी करती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों सास बहू अपना अपना सामान तैयार करती हैं। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन कमला आती है और सरिता से कहती है, क्या बात है सरिता बहन, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सास बहू की? हमें भी बता दिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा तो हम भी साथ चल लेंगे आपके। अरे बहन जी, कहीं दूर नहीं जा रहे, बस बनारस की यात्रा करके आऊंगी बहू के साथ। फिर वहाँ से आने के बाद केदारनाथ जाने का सोचा है। चलना है तो चलिए, साथ चलेंगे। केदारनाथ जाओगे आप? क्यों, आपकी बहू ने बताया नहीं? क्या बीमार लोग वहाँ नहीं जा सकते? हाँ, तो मेरी बहू कौन सी इतनी बीमार है जो उसे केदारनाथ में घुसने नहीं देंगे? धत्तरी, क्या मैं आपको बताने लग गई? आपके पास तो बहुत जवाब है। ऐसे बेकार सवालों में कहाँ फंस गई मैं। अच्छा रुको, बहू को चाय के लिए बोलती हूँ। उसके हाथ की चाय पीकर तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, अभी अभी जितना मैंने खराब किया था। सरिता अपनी बहू को चाय के लिए बोलती है। थोड़ी देर में जानकी चाय देती है और चाय पीते हुए तीनों बातें करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह दोनों सास बहू बनारस के लिए निकल जाती हैं। कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू बनारस होकर अब अपने घर लौट आती हैं। तभी सरिता अपनी बहू जानकी से कहती है, बहू, मुझे अब केदारनाथ ले चल। मुझे नहीं लगता अब हमें जाने में ज्यादा देर करनी चाहिए। समय बहुत कम है और मुझे केदारनाथ जाना है। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों, आपके भगवान जी ने आपको ऐसा कुछ कह दिया क्या जो आप केदारनाथ जाने के लिए इतना जिद कर रही हो?
मुझे कुछ नहीं पता बहू, बस मुझे केदारनाथ ले चल। बाकी की बातें वहाँ पहुंचकर करेंगे। विनोद को बोलकर हम दोनों की टिकट जल्द से जल्द करवा। माँ जी, इस बार तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ बनारस की ट्रिप से, तो मुझे कुछ दिन आराम करना है। कर लेना आराम, लेकिन पहले केदारनाथ ले चल मुझे। बस केदारनाथ से आकर जी भरकर आराम कर लेना। लेकिन माँ जी, मुझे नहीं जाना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ जल्दी जाकर विनोद को कॉल करो और टिकट करवाओ, और जाकर अपना और मेरा कपड़ा पैक करो। सरिता की बात सुनकर जानकी अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने पति को कॉल करके टिकट करवाने की बोल देती है। विनोद टिकट करवा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सरिता और जानकी केदारनाथ के लिए जाते हैं। जब वो गुप्त काशी पहुँचते हैं तो सरिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी जानकी घबराते हुए कहती है, माँ जी क्या हो गया आपको? कुछ तो बोलिए माँ जी, आपको कुछ हो गया तो मैं विनोद जी से क्या कहूँगी माँ जी? बहू रो मत, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस तबीयत खराब है थोड़ी, ठीक हो जाएगी तबीयत मेरी, तू चिंता मत कर। जाकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है और आप दर्शन की बात कर रही हो। हद है माँ जी, ऐसे कौन से भगवान हैं जो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं? तू बस मुझे ले चल बहू, मुझे अब एक पल भी देर नहीं करनी, वक्त बहुत कम है और मुझे जल्दी ले चल जानकी। जानकी? माँ जी, आपने मुझे पहली बार जानकी कहकर पुकारा है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुझे नहीं ले जाना तो मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं साथ में ले चलूंगी आपको अपने साथ केदारनाथ धाम तक। बाबा, मैं आपके दरबार आ रही हूँ। अगर मेरी माँ जी सही सलामत रही और घर तक सही सलामत पहुँच गई तो मैं हर साल आपके दर्शन करने आऊंगी अपनी माँ जी के साथ। क्या सोच रही है बहू, चलना है या नहीं, वरना देर हो जाएगी? माँ जी, कोई देरी नहीं होगी, अब आपके भगवान जी पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जानकी के मन में अब भगवान के प्रति शंका तो बहुत आती है, लेकिन वो अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देती और बाबा पर भरोसा रखती है और श्रद्धा से अपनी माँ जी को लेकर आगे बढ़ती है और सोनप्रयाग भी पार कर जाती है। कुछ समय बाद जानकी अपनी सास को अपनी पीठ पर लिए केदारनाथ धाम के मठ पर पहुंच जाती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी देखिए, हम केदारनाथ धाम बाबा के धाम पर सही सलामत पहुँच गए हैं। माँ जी देखिए, हम केदारनाथ के धाम पहुँच गए। हर हर महादेव, मेरे महाकाल ने मुझे अपने दर्शन दे ही दिए। चलिए माँ जी, अंदर चलते हैं। अब मुझे भी इनको शुक्रिया कहना है। आज मुझे भी पूरा यकीन हो गया, जो भी होता है इनकी मर्जी से ही होता है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ बाबा के धाम आकर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बहू भी अब हम जैसी भक्त हो गई है। दोनों सास बहू बाबा के दर्शन करते हैं और जानकी अपनी सास सरला को सही सलामत अपने घर ले आती है। विनोद भी अपनी माँ को सही सलामत और अच्छी तबीयत में देखकर खुश होता है। ऐसे ही कई दिन और कई सालों तक बीत जाते हैं और आज 1 साल हो गया। जानकी फिर से अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ जी की यात्रा पर जाती है। कहने के लिए तो ठंड सभी के लिए होती है, पर ऋतु को ठंड में कुछ ज्यादा ही ठंड लगा करती थी, क्योंकि ऋतु रजाई से निकलती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन ऋतु की माँ सीमा ऋतु के पास आती है और उससे कहती है, ऋतु मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे साथ चल तू भी, तुझे जो लेना होगा वो तू ले लेना। ना बाबा ना, मैं रजाई से बाहर नहीं जाने वाली। आप तो जानती हो ना माँ कि बाहर कितनी ठंड हो रही है और आपकी बेटी इस ठंड में रजाई से बाहर निकलना पसंद नहीं करती है। इसलिए माँ आप जाओ, मैं यहीं घर में रहकर यहाँ की देखरेख करती हूँ। अरे बेटा, बाहर धूप हो रही है, तुझे बाहर ठंड नहीं लगेगी, चल मेरे साथ, थोड़ा बाहर घूमेगी तभी तो तुझे बाहर के वेदर का पता चलेगा ना। माँ मैंने कह दिया ना कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आपको मार्केट जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। वैसे भी बाहर जाना ही क्यों है, ऑनलाइन सामान मंगवा लेते हैं ना। वैसे भी बाहर इतनी ठंड हो रही है, इससे अच्छा है कि आप भी मेरी ही तरह घर में रहो। हे भगवान, आपने ये मुझे कैसी औलाद दे दी है जो रजाई छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। ऋतु बेटा एक काम कर, तू यहीं इसी रजाई में पड़ी रह, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे तेरे जैसे ठंड नहीं लगती है। माँ मेरा तो काम था इतनी बढ़ती कड़ाके की ठंड में आपको बचने के उपाय बता देना। बाकी आपको मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। सीमा ऋतु की बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब ऋतु भी खुद को रजाई में लपेटने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को जब सीमा वापस आती है तो वो देखती है कि ऋतु अभी तक रजाई में ही है।
ये देखकर सीमा काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती क्योंकि उसकी ये आदत नई नहीं थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सीमा अपनी दोस्त रजनी से फोन पर बात करते हुए कहती है, यार रजनी, मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, मुझे लगता है अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। अगर तेरी नजर में कोई लड़का हो तो बताना प्लीज। अरे यार, लड़का क्यों ढूंढ रही है? लड़का तो मिला हुआ है ना। मिला हुआ है मतलब क्या है? अरे बाबा, तू दूर क्यों जा रही है जब लड़का तेरे पास ही है तो? और तुझे पता है, तू लड़के को जानती भी है और लड़का भी तुझे जानता है। देख रजनी, मैं तेरी इन जलेबी जैसी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, तो सीधा सीधा बोल। सीमा, तू भी ना बेवकूफ है सच में। खैर, मैं तुझे बता ही देती हूँ। मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे मोहित के लिए मांगना चाहती हूँ। मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। सच? अब जब तू इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? और तू तो इतनी अच्छी है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेगी। रजनी और सीमा अब दोनों ही अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले कुछ ही दिनों में रितु की शादी मोहित से हो जाती है। रितु अपनी सेज पर बैठकर मोहित का इंतजार कर रही थी, पर देर रात होने की वजह से रितु अब खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, कहाँ रह गए मोहित? यार मुझे कितनी ठंड लग रही है, मैं तो ठंड से कपकपा रही हूँ। ना जाने मोहित जी कब आएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं रजाई में लेट जाती हूँ, जब मोहित जी आएंगे तब की तब देखेंगे। रितु अब ऐसा ही करती है। रितु रजाई में लेट जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब जब मोहित अपने कमरे में आता है तो वो अपनी पत्नी को सोता देखकर उसे टोकता भी नहीं है और चुपचाप खुद भी सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह जब अलार्म बजता है तो रितु की आंखें खुलती हैं और वो सुबह के 5 बजे का अलार्म देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये 5 बजे का अलार्म किसने लगाया है? वो खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मोहित पर जाती है, जो कि टेबल पर बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसको इस तरह काम करता हुआ देखकर रितु धीरे से कहती है, उप्स, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हुई है। उफ, अब मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। मोहित जी, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए और इतनी ठंड में टेबल पर क्या काम कर रहे हैं? अरे मेरी आदत है जल्दी उठने की, और आज ऑफिस में काम ज्यादा है तो इसलिए मुझे जल्दी से उठकर अपना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कल मैंने काम नहीं किया था। आपको ठंड नहीं लग रही क्या? अरे तुम जितना जिस चीज से डरोगे वो उतना ही डराएगी। वैसे तुम भी उठ जाओ। मोहित की बात सुनकर रितु उठ जाती है और जल्दी से घर के काम करके दोबारा रजाई में घुस जाती है। ये देखकर मोहित उससे कहता है, अरे तुम तो दोबारा से रजाई में आकर लेट गई। घर का काम हो गया क्या? और नहीं तो क्या, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैं तो रजाई में ही रहूंगी। मोहित कुछ नहीं बोलता और वो अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मोहित अपने ऑफिस चला जाता है तो वहीं रजनी अपनी बहू के कमरे में आती है, जहां वो रितु को रजाई में देखकर उससे बोलती है, बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ठंड लग रही है इसलिए रजाई में लेटी हूँ। लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो तुम रजाई में हो। बाहर धूप निकली हुई है और तुम्हें यहाँ ठंड लग रही है। रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मम्मी जी, मैं सच में ठीक हूँ, मैं रजाई में ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रही और यही रीजन है कि मैंने घर के कामों को जल्दी ही निपटा लिया। पर बहू, इस बार तो ज्यादा ठंड भी नहीं आई और बाहर देख कितनी धूप निकल रही है। मम्मी जी प्लीज, मुझे ना यहीं रजाई में रहने दो, और कोई काम होगा तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगी, पर मुझे रजाई से बाहर आने के लिए मत कहिए। रजनी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रितु की रजाई में रहने वाली आदत भी बढ़ती जाती है। ये देखकर रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी इस हरकत को देखकर गुस्से में कहती है, बहू, ये कौन सा ड्रामा है तेरा और ये क्या लगा रखा है तूने? तू हर वक्त रजाई में रहती है। कभी कभी तो लगता है कि मैं अपने घर के लिए बहू नहीं बल्कि रजाई में पड़े रहने वाला कोई सामान लेकर आई हूँ। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप बताओ कि मैं कौन सी बात नहीं मानती हूँ आपकी? हर बात तो मानती हूँ, और हाँ, अगर मैं रजाई में होती हूँ ना तो घर के सारे काम करने के बाद ही रजाई में होती हूँ।
रजनी रितु की बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। रजनी अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेली यानी अपनी समधन को फोन लगाती है और उससे सारी बातें कहती है। ये सब सुनने के बाद सीमा रजनी से कहती है, यार रजनी, मेरी बेटी हर चीज में ठीक है, पर उसकी एक इसी आदत की वजह से मैं भी परेशान थी। पर यार उसकी इस गंदी आदत को तो छुड़वाना होगा ना। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसकी ये आदत बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसा कर तू मोहित को बोल दे कि मेरी बेटी रितु को उसके ससुराल यानी तेरे घर से निकाल दे। अब जब वो उसको निकाल देगा तो मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, वो मेरे पास आएगी और तब मैं उसको उसकी गलती का एहसास करवाऊंगी। सीमा की बात से रजनी सहमत हो जाती है और वो अपने बेटे को अपना प्लान बताती है, जिसके बाद रितु के साथ होता भी कुछ ऐसा ही है। मोहित जब अपने कमरे में जाकर रितु को रजाई में देखता है तो वो रजाई में लेटकर फोन चला रही होती है। ये देखकर मोहित गुस्से में उससे कहता है, रितु ये क्या बदतमीजी है, तुमने तो अपनी सारी शर्म बेच खाई है। अरे पर हुआ क्या है? मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला रहे हो? रितु मैं तुम्हारी ये रजाई में रहने की आदत से बहुत परेशान हूँ और मैं तुम्हारी इस हरकत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। एक्सक्यूज मी, ये मेरा भी घर है, समझे तुम? मैंने कब मना किया कि घर तुम्हारा नहीं है? मैं तुम्हें इस घर से तब तक के लिए निकाल रहा हूँ जब तक ये ठंड ना चली जाए। अब तुम जा सकती हो। खुद की इतनी इंसल्ट होता देखकर अब रितु अपनी माँ के घर चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को सब बता देती है। ये सब सुनने के बाद सीमा उसे समझाते हुए कहती है, बेटा इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तू खुद है। अगर तू अब इस रजाई में रहने वाली आदत को छोड़ दे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर रितु रजाई में रहने की आदत को छोड़ने का फैसला करती है। इस तरह उसमें अब काफी हद तक सुधार भी आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।